नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 14 यानी कि पाठ 14। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा 14th चैप्टर है उसका नाम है अकबरी लोटा। तो जैसे कि आप पाठ के नाम से ही समझ रहे हैं, ये पाठ थोड़ा सा एक तरह से बहुत ही ज्यादा व्यंग तरीके से, यानी कि एक बहुत मजाकिया तरीके से ये पाठ यहाँ पर लिखा गया है। पाठ के लेखक है अन्नपूर्णानंद जी, और अन्नपूर्णानंद जी को व्यंग विधा का महान कहानीकार माना जाता है। तो उन्होंने ये जो चैप्टर है व्यंग विधा में लिखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी ये कथा है। तो पाठ को पढ़ते वक्त आप थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन, जो पावर है आपकी पाठ को पढ़ने की, उसको आप थोड़ा सा खुला रखिए। और जब आप पढ़ते हैं तो उस समय आप पढ़ते वक्त आप इस कहानी को इंटर रिलेट कीजिए। कई बार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे जीवन में भी होती हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का चैप्टर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप इसको आनंद के साथ, यानी कि एक तरह से आप अपनी सारी जो आपकी टेंशन है, परेशानियां हैं, उसको भूलकर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर जो है याद भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा चैप्टर पढ़ने में। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। लाला झाऊलाल, देखिए ये जो चैप्टर लिखा गया है यहाँ, इसमें इस पूरे पाठ में 3 पात्र जो हैं वो सबसे मेन है। और इन 3 पात्रों में जो सबसे मेन है वो पंडित जी हैं। और वो पंडित जी कैसे एक अंग्रेज को बुद्धू बनाते हैं, कैसे एक अंग्रेज का एक तरह से उल्लू बनाते हैं। वो उन्हें एक टूटा फूटा सा जो लोटा होता है उसको बहुत ही सस्ता जो लोटा होता है उसको काफी महंगे दामों में अंग्रेज को बेच देते हैं और अंग्रेज बहुत खुशी से उसे खरीद भी लेते हैं। तो ऐसा क्या उन पंडित जी ने किया, ऐसा क्या हुआ इस चैप्टर में, उसको हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी का जो ठठेरी बाजार था वहां उनका एक मकान भी था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया भी उतर आता था। जो नीचे, घर के नीचे जो फर्स्ट फ्लोर था, जो ग्राउंड फ्लोर था, वहां पर दुकानें भी थी और उन दुकानों से उनका 100 रुपए महीने का किराया भी आता था। तो उस टाइम पे 100 रुपए महीना बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो इस तरह से 100 रुपए महीना किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यानी कि अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, यानी कि घर में ऐसा कुछ नहीं था कि किसी चीज की कमी हो, क्योंकि उनके पास जो दुकान किराए पर थी उससे काफी अच्छा जो किराया आता था उससे वो अपना अच्छे से खाते पीते थे। कोई परेशानी घर पर नहीं थी, यानी कि ऐसी पैसों की कमी या खाने पीने की कमी, ओढ़ने पहनने की कमी, ऐसी कोई कमी घर पर नहीं थी। लेकिन 250 रुपए साथ में आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। यानी कि अगर 250 रुपए उनसे आपको 250 रुपए लेने हैं तो आप उनसे 250 रुपए आंख सेकने भर के लिए, यानी कि केवल देखने भर के लिए भी वो आपको पैसे नहीं देंगे। तो यानी कि 250 रुपए देखने मात्र के लिए भी उनके पास से नहीं मिलते थे। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, यानी कि एक दिन अचानक उनकी पत्नी को पैसों की जरूरत पड़ी और वो भी 250 रुपए की। तो अचानक उन्होंने 250 रुपए की मांग जब पंडित जी से की तो तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी कि वो थोड़ा सा कंजूस किस्म के आदमी थे। तो जब उनकी पत्नी ने अचानक कह दिया कि 250 रुपए दे दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है,
क्योंकि हर महीने अगर देखिए 100 रुपए किराया आता है, तो अगर वो 50 का 80 का भी खाते होंगे, या उनके और भी कोई रोजगार के अगर साधन होंगे तो वहां से भी उनको पैसा आता होगा। तो इस तरह से महीने में वो कम से कम 50-60 रुपए बचा लेते होंगे। तो 50-60 रुपए अगर हर महीने बचाएंगे तो 250 रुपए तो साल भर में तो काफी सारे पैसे हो जाएंगे। तो इस तरह से उनकी पत्नी ने जब उनसे 250 रुपए मांगे, तो वो एक बार के लिए तो उनका दिल जोर से धड़का, यानी कि उनके पूरी बॉडी में करंट सा पैदा हो गया कि जोर से उनका जी सनसनाया, उन्हें डर लगा और फिर उनका दिल बैठ गया। मतलब एक तरह से बहुत डर गए कि क्यों मांगे 250 रुपए, कि क्यों 250 रुपए की जरूरत पड़ गई उनकी यह दशा देखकर। अब क्योंकि उनकी पत्नी है, उन्हें जानती है, समझती है, तो उनकी पत्नी ने उनकी यह दशा देखकर, जब उनकी पत्नी ने उनकी यह दशा देखी और कि उन्हें लगा कि अरे बाप रे, तो डर गए 250 रुपए का नाम लेकर, तो उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर डरिए मत, अगर आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज जो आपको यहाँ पर बताई गई है, देखिए इस तरह से झाऊलाल जी और उनकी पत्नी जो है बातें कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी पत्नी ने 250 रुपए की बात की तो झाऊलाल जी बिल्कुल डर गए, बहुत ज्यादा डर गए कि आखिर पैसों की बात की क्यों, क्योंकि वो कंजूस किस्म के आदमी थे और 250 रुपए उनके लिए बहुत ज्यादा थे। और दूसरी बात थी इज्जत। तो उनकी जब पत्नी ने ऐसा कहा कि अगर आप देने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से ले लूंगी। देखिए जो उनकी पत्नी जो थी, उनके लिए तो ये कॉमन था, उन्हें पता था कि झाऊलाल जी बहुत कंजूस हैं और वो पैसे नहीं देंगे। और उनको ये भी पता था कि अगर वो झाऊलाल जी के सामने अपने भाई का नाम लेंगी, यानी कि अपने पति, उनको झाऊलाल जी को लगता था कि जब अपने भाई से पैसे मांगेगी, अपने मायके से अगर पैसे मांगेगी तो झाऊलाल जी की इज्जत कम हो जाएगी, क्योंकि झाऊलाल जी के पास ऐसी कोई कमी तो थी नहीं कि वो अपनी पत्नी को 250 रुपए नहीं दे सकते। सब चीज तो ठीक ठाक था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, ओढ़ने पहनने की कोई कमी नहीं थी, घर पर कोई सुख संसाधन ऐसा नहीं था कि जिसकी कमी थी। तो फिर पैसे देने में वो बहुत ज्यादा कंजूस थे, और साथ ही वो चाहते थे कि उनकी इज्जत जो है कम ना हो, खास तौर पर अपनी पत्नी के भाई के सामने, अपनी पत्नी के मायके वालों के सामने। तो झाऊलाल जी ये बात सुनकर तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन मुझे वो 250 रुपए इसी जिंदगी में चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि उसके जो पति हैं वो इतने ज्यादा कंजूस हैं, इतने ज्यादा कंजूस हैं कि शायद वो इस जन्म में तो 250 रुपए कभी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे, जब उन्होंने, झाऊलाल जी को जब लगा कि अब उनकी बेइज्जती का पॉइंट सामने आ रहा है, उनकी पत्नी अपने मायके से पैसे लेगी, अपने भाई से पैसे लेगी, तो उन्होंने कहा कि 250 रुपए मुझसे ले लेना। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी को, अजी इसी सप्ताह ले लेना। तो उनकी पत्नी कहती है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्षों से? उनकी पत्नी ने फिर से व्यंग किया कि सप्ताह से आपका अर्थ 7 दिनों के अंदर लेने हैं 250 रुपए, या 7 सालों में लेने हैं 250 रुपए? तो झाऊलाल जी रौब के साथ खड़े हुए और कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो क्योंकि अब उनकी इज्जत पर सवाल खड़ा हो रहा था और वो बहुत ज्यादा अंदर से आक्रोशित हो गए थे कि उनकी पत्नी अब उनकी बेइज्जती ना करा दे, तो इसीलिए उन्होंने कहा, मुझसे आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तो तब उन्हें चिंता होने लगी। अब 4 दिन ऐसे ही बीत गए, यानी कि 4 दिन तो ऐसे ही निकल गए और रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाया, यानी कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया कि पत्नी को आखिर पैसे दिए कैसे जाएं।
तो उसके बाद अब उन्हें इस बात की चिंता होने लगी, क्योंकि 7 दिनों की बात की थी जिसमें से 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे, केवल 3 दिन शेष रह गए थे और उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी और अपनी पत्नी को पैसे देने थे। प्रश्न था अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी इज्जत का प्रश्न था। अपने ही घर में अपनी साख का, अपने ही घर में अपनी साख का, अपनी धौंस का, यानी कि अपने रौब का, कि अगर उनकी पत्नी अपने मायके से जाकर वो 250 रुपए लेकर आ जाएगी या उनके अपने भाई से वो 250 रुपए लेकर आ जाएगी, तो ये उनके रौब पर थोड़ा सा एक तरह से उनकी इज्जत का सवाल था कि अब उनकी पत्नी जो है उनको बार बार ताने दे सकती है, उनको बार बार कह सकती है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, पैसे मैं अपने मायके से लेकर आई हूं। यानी कि झाऊलाल जी को अपना रौब, अपना रुतबा अपने ही घर में लड़खड़ाता हुआ दिख रहा था। तो अब देने का वादा पक्का करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। और दूसरी बात थी कि रौब के साथ कहा था कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना, तो अगर नहीं दे पाई तो वो क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। यानी कि वो सोच रहे थे कि मेरी पत्नी की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि मैंने वचन देकर भी वो 250 रुपए उसको नहीं दिए। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, वो अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब तो जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए। पहली बार में उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, यानी कि उनको सबसे बड़ी चिंता ये थी कि पहली बार उनकी पत्नी ने अपना मुंह खोलकर, क्योंकि आज तक झाऊलाल जी ही अपनी बड़ाई उनके सामने किया करते थे, अपनी तारीफें उनके सामने कर दिया करते थे, और आज केवल पहली बार उनकी पत्नी ने उनके सामने मुंह खोला है और वो कुछ पैसे चाहती है। तो इस समय अगर दुम दबाकर निकल कर भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे, और अगर इस समय पर भी आज अपनी पत्नी को वो 250 रुपए नहीं दे पाए, अपनी पत्नी से किया गया पहला वादा नहीं निभा पाए, तो वो उनकी अपनी पत्नी को वो क्या मुंह दिखाएंगे। खैर एक दिन और बीता, इसी तरह से 5वां दिन भी बीत गया, यानी कि खैर एक दिन और बीत गया इसी बातचीत में। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। 5वां दिन था और उस दिन उन्होंने जाकर पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उसी समय बिल्कुल खुश्क थे। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि पंडित बिलवासी भी उस टाइम पे खुश्क थे, यानी कि उनके पास भी पैसा नहीं था। तो इस तरह से थोड़ा सा संयोग यहाँ पर खराब हो गया। उन्होंने कहा मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। यानी कि पंडित बिलवासी जो थे, बिलवासी मिश्र जी, उन्होंने झाऊलाल जी से कहा कि मेरे पास तो अभी पैसे है नहीं, लेकिन कहीं से मांग झांग कर लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर मिल गए तो मैं कल शाम को आकर तुम्हें तुम्हारे मकान पर पैसे दे दूंगा। और वह शाम आज की थी, हफ्ते का अंतिम दिन। वह शाम आज की थी, यानी कि हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपए या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धो बैठना। अब उनके पास दो ही ऑप्शन थे। आज हफ्ते का 7वां दिन अंतिम दिन था, कल 7वां दिन था, यानी कि 6 दिन समाप्त हो चुके थे। अब कल जो है 7वां दिन था। कल दो ऑप्शन उनके पास थे, या तो वो 250 रुपए अपनी पत्नी के हाथ में रख दे, और या फिर वो अपने घर में जितनी भी उनका रौब है, जितनी भी वो अपनी हेकड़ी अपने घर में चलाते हैं, उन सब से हाथ धो बैठे, क्योंकि अब शायद उनकी पत्नी उनका उतना लिहाज करने वाली नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति को काफी समय से देखती आ रही थी।
यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वो हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं मिलेंगे तो उनकी पत्नी उन्हें फांसी पर चढ़ा देगी। वो केवल एक हल्की सी हंसी हंसेगी, हल्की सी मुस्कान अपने पति को देगी, लेकिन वो मुस्कान ही झाऊलाल जी के, उस मुस्कान की कल्पना मात्र से ही झाऊलाल जी के शरीर में मरोड़ पैदा हो गई, डर से कंपन पैदा हो गई। वो डर और वो कंपन, वो क्या था? वो केवल और केवल अपनी रिस्पेक्ट थी, अपनी पत्नी की नजरों में, यानी कि झाऊलाल जी की रिस्पेक्ट। तो इस कल्पना मात्र से ही जो झाऊलाल जी है उनमें बहुत डर, बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो जाती थी। अब झाऊलाल जी कह रहे हैं, आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो, या कहीं वे रुपयों का प्रबंध ना कर सके तो। अब देखिए, पहले तो उनको अपनी पत्नी का डर जो है, अपनी पत्नी की बातें जो है होने वाली बाद में, वो सोच सोच कर डर लग रहा था। और उसके बाद अब जो झाऊलाल जी को पंडित बिलवासी जी ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो शाम तक पैसा लेकर आ जाएंगे, और उनको लग रहा था कि वो शाम तक पैसा लेकर ना आए, अगर पैसों का प्रबंध ना हो पाया तो क्या होगा। अब उन्हें इस बात का भी डर सता रहा था। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। अब इसी डर से लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, और वो सोच रहे थे कि कुछ पानी पिया जाए, यानी कि उन्हें थोड़ा सा प्यास मालूम हुई, थोड़ा सा प्यास लगी और वो पानी पीना चाहते थे। उन्होंने नौकर को आवाज दी, उन्होंने अपने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई, और नौकर घर पर नहीं था तो खुद उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर ग्लास लाना भूल गई थी। उनकी पत्नी जो थी, पानी तो लाई थी, पर ग्लास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। लोटे में पानी लेकर वो आई। उन्होंने जब नौकर को आवाज दी तो नौकर शायद घर पर नहीं था, तो इसलिए उनकी पत्नी पानी लेकर आई। और जब उनकी पत्नी पानी लेकर आई तो वो केवल और केवल लोटे में पानी लेकर आई, शायद वो गिलास लाना भूल गई थी। और फिर लोटा भी संयोग से वह था जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और लोटा भी उनकी पत्नी वो वाला लाई थी जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण, यानी कि वो बहुत अच्छा दिखने में नहीं था, और उसी कारण लाला झाऊलाल को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। या तो नया, साल दो साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चीलम रही हो। यानी कि बहुत ज्यादा पुराना वो लोटा नहीं था, साल दो साल पुराना ही था, लेकिन उसकी गढ़ाई इस तरह से की थी, उसको इस तरह से बनाया गया था जैसे उसका बाप डमरू हो और उसकी माँ चीलम रही हो। तो इस तरह से, यानी कि बहुत बेढंगी सी उसकी, बेडोल सी उसकी एक बनावट थी। तो उसी इस तरह से लाला झाऊलाल को वो लोटा पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, बोले कुछ नहीं। लोटा उन्होंने ले लिया और बोले कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी पत्नी का इतना लिहाज तो करते थे, क्योंकि उनकी पत्नी उनके लिए पानी लाई थी। तो उसको बात सुनाने के बजाय उन्होंने लोटा उनके हाथ से ले लिया। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए, कोई अगर आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, आपके लिए पानी लेकर आ रहा है, आपका काम कर रहा है, तो आपको उसकी बात माननी भी चाहिए। सभ्यता भी यही सिखाती है। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति ही कैसा, जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति ही कैसा। फिर उन्होंने सोचा कि यह लोटे में उन्होंने यह भी सोचा
कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर अभी चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। तो उन्हें पता है कि पत्नी के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, और अगर ऐसा व्यवहार नहीं किया तो फिर क्या होगा। अभी तो केवल लोटे में पानी मिला है, अगर चूं भी कर दी इसके बाद तो शायद बाल्टी में खाना मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि इतनी ही गनीमत है, तब फिर क्या करना बाकी रह जाएगा। यानी कि अभी तो चूं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद क्या करना बाकी रह जाएगा। अब झाऊलाल लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। जो मन ही मन लोटे को देखकर उनको गुस्सा आ रहा था, उस गुस्से को पिया और पानी पी लिया। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। उस समय वो छत की जो मुंडेर होती है, छत की रेलिंग होती है ना, तो छत की रेलिंग पर ही वो खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। तो अब यहाँ पर देखिए, पानी के संबंध में कई सारे नियम आपके घर पे भी आपके माता पिता आपको बताते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। बाहर से खेल कर आते हो, दौड़ कर आते हो, तो अचानक घर में आकर तुरंत ही पानी नहीं पीना चाहिए, या सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस तरह के नियम तो बुजुर्गों ने बनाए ही हैं, लेकिन लाला कहते हैं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर क्या कभी किसी ने ये नियम नहीं बनाया कि छत की मुंडेर के पास, रेलिंग के पास खड़े होकर पानी मत पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। यानी कि ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर वे लोग बोलना भूल गए, यानी कि नियम बनाना भूल गए। क्योंकि छत की मुंडेर पर अगर हम पानी पी रहे हैं, तो अगर आपका हल्का सा भी हाथ उस ग्लास या बोतल या लोटे पर टच हो जाता है, तो फिर उसकी क्या हालत होगी वो तो फिर हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर यही ऐसा ही कुछ लाला झाऊलाल के साथ हुआ। तो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने कहा कि शायद ऐसा नियम वो जो हमारे बुजुर्ग थे वो बनाना भूल गए कि छत की मुंडेर के पास पानी नहीं पीना चाहिए। लाला झाऊलाल मुश्किल से ही एक दो घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला उठा और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, क्योंकि वो तो लोटा है। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, और वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। सीधे लुढ़कता हुआ गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग में उल्का को सजाता हुआ। वह आंखों से ओझल हो गया। यानी कि इतनी स्पीड से झाऊलाल जी अभी 2-3 ही घूंट पी पाए थे, और वो हल्का सा उनके हाथ से फिसला और हाथ से फिसलकर गिर पड़ा, और लुढ़कते 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 नीचे गली में पहुंच गया, और अचानक ही उनकी आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। तो देखिए, यहाँ पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को भी बताया गया है कि किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, यानी कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऊपर से कोई भी चीज अगर आप छोड़ेंगे तो वो नीचे को ही गिरेगी। आपके पृथ्वी पर चलने का, चल पाने का, खड़े रह पाने का, चीजों का धरती पर स्टेबल रह पाने का एक ही रीजन है, इस धरती की, इस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पृथ्वी का, उसकी नामक एक चीज उसने बताई थी, इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। ऐसा कहना सही होगा
कि ये जो पृथ्वी की जितना भी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऐसा लग रहा था कि वो सब अभी इस लोटे के पक्ष में है। यानी कि लोटा इतनी स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ रहा था, नीचे की तरफ गिर रहा था। इस तरह से लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, जहां वो अपनी पत्नी से नजर नहीं मिला पा रहे थे, उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, उनसे चू तक कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जब इतना बड़ा उन्होंने कांड कर दिया तो लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। यानी कि लोटा उनके हाथ से गिरा और वो बिल्कुल 1 सेकंड के लिए जम गए, हतप्रभ से हो गए। आखिर ये क्या हो गया, आखिर ये क्या हो गया। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी का खेल नहीं। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप खाली बोतल को नीचे गिराते हैं, आपको करके देखिएगा, लेकिन तोड़िएगा नहीं किसी भी चीज को। खाली बोतल को जब आप नीचे गिराते हैं तो वो ज्यादा फोर्स से नहीं गिरती, बहुत ज्यादा तेज नहीं गिरती और उसको कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर आप भरी हुई बोतल को, चाहे आप पुरानी किसी बोतल से ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप किसी भरी हुई बोतल को अगर आप ऊंचाई से गिराते हैं तो वो एकदम से फट जाती है, चाहे उसका ढक्कन फट जाएगा, चाहे वो बोतल ही पूरी की पूरी फट जाएगी। तो ऐसे में 3 मंजिले से, क्योंकि नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर दुकानें हैं, बाकी के ऊपर के जो 2 मंजिले हैं उन पर उनका घर है, और तीसरी मंजिल पर यानी कि दूसरी मंजिल की जो ऊपर छत है उस पर वो खड़े हैं, और लोटे का गिरना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं। इतने ऊपर से अगर लोटा गिरा है तो सोचिए उसकी क्या हालत हो गई होगी। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी कि ये लोटा अब लड़खड़ाता हुआ, लुढ़कता हुआ न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। हुआ कुछ ऐसा ही, हुआ कुछ ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, बहुत जोर का हल्ला उठा, क्योंकि जोर से गिरा था। लाला झाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे, तब एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई, और उतने में हुआ यही कि जब तक लाला झाऊलाल उस भारी भीड़ से उस तिमंजले से नीचे उतरते, तब तक एक भारी भीड़ उनके घर के अंदर घुस चुकी थी, उनके आंगन में घुस चुकी थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। ये जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ये जो भीड़ जमा हुई है, इस भीड़ का प्रधान पात्र यानी कि मुख्य पात्र जो है वो एक अंग्रेज है। यानी कि इस पूरी भीड़ में एक अंग्रेज भी है जो शायद इस पूरी भीड़ को इकट्ठी करके यहाँ पर लाया हुआ है, जो नखशिख से भीगा हुआ है, जो नखशिख से भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी कि जो पूरा का पूरा भीगा हुआ है और एक पैर को उठाकर दूसरे हाथ से सहलाता हुआ एक पैर पर नाच रहा है, कि केवल एक पैर पर वो चल रहा है। और ऐसा तब होता है जब आपके एक पैर पर कोई भारी चीज गिर जाती है और आपके पैर में बहुत जोर का दर्द होने लगता है, तो आप एक पैर पर खड़े होकर नाचने लगते हैं। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। यानी कि जब लाला झाऊलाल ने उसके हाथ पर उस अपराधी लोटे, यानी कि जिसके कारण ये हुआ था, उस अपराधी लोटे को देखकर 2 और 2 जोड़कर, यानी कि क्या हुआ होगा ये सोचकर उनको बहुत ये जल्दी ये सारी चीजें, ये सारी स्थिति जो है वो समझ में आ गई। और क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, आप अपनी इमेजिनेशन पावर खुली रखेंगे और अपने दिल से कनेक्ट करके इस कहानी को सुनेंगे, इस व्यंग लेख को सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको आगे की स्थिति खुद समझ आ जाएगी
तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आगे की स्थिति खुद समझ आ गई, यानी कि आपको समझ आ गया कि अंग्रेज के पैर में उसी लोटे से शायद चोट लगी है। तो गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। जब वो गिरा तो गिरने से पहले वो दुकान के एक साइबान से टकराया, वहां से टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया, यानी कि क्योंकि भरा हुआ लोटा था और वो ज्यों का त्यों नीचे गिरा, दुकान पे टकराया, वहां से वो उलटकर अंग्रेज के सर में गिरा और उसने अंग्रेज को पूरी तरह से भिगा दिया और फिर उसी के बूट पर आकर गिर गया। इस तरह से फिर उसी के बूट पर आकर गिर गया। उस अंग्रेज को जब यह मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, जब अंग्रेज को ये पता चला कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। तो उसने उस समय पर केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश होता है, यानी कि जब अंग्रेज को पता चला ये लोटा लाला झाऊलाल का है तो उसने अपना मुंह खोला और खुला का खुला ही रख दिया, यानी कि इतनी बातें इतनी गालियां उसने लाला झाऊलाल को अंग्रेजी में दी कि आज ही लाला झाऊलाल को मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का इतना प्रकांड कोश है, यानी कि अंग्रेजी भाषा में भी इतनी सारी गालियां होती हैं। ये आज पहली बार लाला झाऊलाल को पता चला। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई दिए, क्योंकि आज ही वो 7वां दिन था जिस दिन झाऊलाल जी को अपनी पत्नी को 250 रुपए देने थे और आज ही उन्होंने 250 रुपए देने का वादा किया था। तो पंडित बिलवासी मिश्र जो आज 250 रुपए लेकर झाऊलाल जी के घर पर आने वाले थे, उसी समय उन्हें वो भीड़ को चीरते हुए आते दिखाई दिए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। सबसे पहले क्या किया उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी लोग आंगन में इकट्ठे हुए थे उन सबको बाहर निकाल दिया, यानी कि उन सबको एक तरह से उन सबको कहा कि आप बाहर निकलिए, क्योंकि अंग्रेज को चोट लगी थी, प्रॉब्लम उसके साथ हुई थी, ट्रेजेडी उसके साथ हुई थी, तो बाकी सब लोगों का क्या काम? तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा बाहर चले जाइए, भीड़ को उन्होंने कम कर दिया। तो इस तरह से आज सबसे बड़ा दिन है पंडित बिलवासी, झाऊलाल जी और उनकी पत्नी के लिए। तो क्या होता है इस कहानी में आगे? क्या झाऊलाल जी अपनी पत्नी को 250 रुपए दे पाते हैं या इस लोटे के कारण कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है? ये सब कुछ आपको क्लियर होगा आगे के नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज के सेशन की टाइमिंग हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। आपने देखा अभी तक का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ें तो जरूर अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूलकर अपनी इमेजिनेशन पावर को खोलकर इसको पढ़ें, ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाएं अपने आप से और मजे ले पाएं इस सुंदर से व्यंग्यात्मक लेख का। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।